अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब आ जाएं, आप लोगों का ये न्यूमेरिकल का पोर्शन प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि आज डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रीवियस टॉपिक के ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस के अंदर दो चीजें सिखाई थी। एक रिएक्शन कोशेंट निकाला था हमने। रिएक्शन कोशेंट क्यों निकाला था? ताकि हमें डायरेक्शन पता चल जाए, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें पता चलता है। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता चलता है कि आपका रिएक्शन कितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्या हदूद है उस रिएक्शन की, आइदर स्टार्ट होगा भी या नहीं, या रिएक्शन स्टार्ट हो के फौरन कंप्लीट भी हो गया। तो यहाँ तो जाहिर है आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन नहीं कहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर, लेकिन आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन न्यूमेरिकल में कहा हुआ है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। डायरेक्शन इस रिएक्शन की क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी, ये निकालने के लिए पहले आपको रिएक्शन कोशेंट निकालना है। अगर किसी सवाल में जैसे कि आगे आएगा उसमें सिर्फ डायरेक्शन बोला जाए तो सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए भी आपको रिएक्शन कोशेंट निकालना है। तो अब जो आपका टेस्ट योर सेल्फ का है, ऑल दो किताब में ये गलती हो गई, ये आपकी एग्जाम्पल होनी चाहिए थी, लेकिन टेस्ट योर सेल्फ पहले दे दिया और दे भी दिया तो कोई मसला नहीं है। वजह उसकी है कि इसके सोल्यूशन ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जिस तरह से था वैसे ही है। तो बहरहाल सवाल पढ़ रहा हूँ आपसे, क्या है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 717 केल्विन इज 48। अब आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर की 3 यूनिट्स मैंने आपको 9 क्लास में सिखाई थी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते, अदरवाइज डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आप वर्ड यूज करते हैं, उसकी यूनिट है केल्विन। आपके पास ज़ाहिर टेम्परेचर की ये तीसरी यूनिट है, तीसरा स्केल है, इसके साथ कोई डिग्री नहीं लगता। ये टेम्परेचर के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। आपको एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर Kc की वैल्यू बताई हुई है 48 ऑफ द अबव रिएक्शन, जो ऊपर मैंने लिखा है हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। आगे का एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, याद रहे मैंने कल आपको जब पढ़ाया था तो उसमें दो बातें कही थी, Kc निकाले जाते हैं एट इक्विलिब्रियम और एट एनी कांस्टेंट निकाला जाता है रिएक्शन कोशेंट। हालांकि दोनों का फॉर्मूला, दोनों के एक्सप्रेशन सेम है। तो यहाँ पर आपसे कहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड आर फाउंड टू बी, आगे वैल्यूज दे दी 0.2, 0.2 और 0.6 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप जिस तरह लिखते आ रहे थे यहाँ लिख रहा हूँ, मोल स्लैश यानी यू पर लीटर, इस तरह भी लिखते हैं। तो ये चीजें आपने वैसे पढ़ रखी हैं, ये आपने मैथ के अंदर सीखा हुआ है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो पावर 1 है, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो आप मोल पर लीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इंटू लीटर की पावर -1। आपको यहाँ पर वैल्यूज गिवन है रिस्पेक्टिवली, का मतलब जो पहले लिखा है उसकी पहले वैल्यू है। हाइड्रोजन की 0.2, आगे आपका आयोडीन है उसकी 0.2 और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड उसकी 0.6। ये सारी कंसंट्रेशंस आपको गिवन है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ कोई नहीं कहा कि आफ्टर इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम। अगर आफ्टर इक्विलिब्रियम कहा जाता तो आप यहाँ पर Kc निकाल रहे होते, वो गिवन नहीं होता। तो बहरहाल आपको आगे कहा है कैलकुलेट रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस गिवन रिएक्शन। पहला काम क्या करना है, रिएक्शन कोशेंट निकालना है। दूसरा काम आगे ऑल्सो प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करनी है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, आइदर फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है। ये सवाल आपको पूरा गिवन है। उस सवाल से सारा डाटा आपने अलग कर लिया कि कंसंट्रेशन, पहले मैं एक्टिव मास लिखवा रहा था, आपकी मर्जी आप एक्टिव मास लिखना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, एक्टिव मास ऑफ आयोडीन, आपकी मर्जी है। यहाँ कंसंट्रेशन भी लिखना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो आपने यहाँ पर जो सवाल में वैल्यू गिवन है उसको डाटा की फॉर्म में अलग अलग लिख दिया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वैल्यूज गिवन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। आपसे ये दोनों चीजें मालूम करने को कहा है तो आपने इक्वल टू के बाद क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि ये चीजें निकालनी है। उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और अब आपके पास जो इक्वेशन है, जाहिर है सवाल में इक्वेशन गिवन है, आप सवाल में इक्वेशन देख के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर ही लिखवा रहा हूँ कि आप बताएंगे इक्वेशन क्या है। अब पीछे तो हम बता रहे थे कि एट इक्विलिब्रियम
आपके पास कांस्टेंट क्या होगा, केसी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपके पास सिंपल सी एक इक्वेशन है, आपको रिएक्शन कोशेंट निकालना है। तो फॉर रिएक्शन कोशेंट फॉर्मूला आपके पास अगेन वही जो पीछे पढ़ाया था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन में आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके साथ 2 मोल्स हैं, तो आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन जो भी है, वहां कंसंट्रेशन तो नहीं, एक्टिव मास कह रहे थे, तो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास दोनों एक ही बात है। तो एक्टिव मास के ऊपर जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतनी पावर आ जाएगी, तो 2 मोल्स हैं, पावर 2 हो गई। हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ एक एक मोल है, तो पावर इनकी कुछ नहीं, यानी कि पावर इन दोनों के ऊपर 1 है। अब जो वैल्यूज गिवन है पुट कर दें, 0.6, 0.2, 0.2, तो 0.6 का स्क्वायर निकालें तो 0.36 आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करें, आपके पास 0.04 आएगा, दोनों का आपस में डिवाइड कर दें तो 9 वैल्यू आ रही है। अब ये विदाउट कैलकुलेटर भी वैसे आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से इधर आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई QC यानी रिएक्शन कोशेंट, पहली चीज, पहला आपके पास जो टारगेट था, पहली रिक्वायरमेंट वो पूरी हो गई, वैल्यू आ गई। अच्छा, इसकी यूनिट नहीं, KC की भी यूनिट नहीं है, इसकी भी यूनिट नहीं है, वजह उसकी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर है। अगर यहाँ पर मोल्स आगे पीछे होते तो इनकी यूनिट होती, तो ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, यूनिटलेस कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ बराबर हो। तो बहरहाल आपके पास QC की वैल्यू आ गई। QC की वैल्यू के बाद सेकंड आपसे कहा था टास्क के डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास QC KC से छोटा है या बड़ा है, तो KC की वैल्यू 48 गिवन है, QC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 9, तो ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि 9 इज लेस देन 48, यानी कि QC इज लेस देन KC। वही आप अपने रिजल्ट में लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से आपको हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट के अंदर ही आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर पहले तो रिजल्ट में फर्स्ट पार्ट बताएंगे कि आपसे रिएक्शन कोशेंट जो बोला था गिवन रिएक्शन का वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में मैंने दे दिया कि इसका आंसर ये आ रहा है, वैल्यू ये आ रही है। सेकंड आपसे कहा था कि डायरेक्शन बताएं, तो QC इज लेस देन KC, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। तो जब भी ये कंडीशन होगी QC इज लेस देन KC, तो आपके इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, यानी रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो आपका डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, आपके बैकवर्ड में क्या होगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट के अंदर। तो गाड़ी सीधी चल रही है, फिर उसी रोड में आप ब्रेक लगा के रिवर्स गाड़ी चलाना शुरू कर दें, तो सारी गाड़ियां रिवर्स चलना शुरू हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन आप अकेले बीच में रुक के रिवर्स करना शुरू कर दें तो पीछे आने वाली गाड़ी से आपकी टक्कर हो जाएगी। फॉरवर्ड उसी तरीके से, जैसे गाड़ी सीधी चल रही है उसी तरीके से आपके रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपल ये दो चीजें आपसे कही थी इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपने यहाँ पर अपने रिजल्ट के अंदर दोनों चीजें, दोनों आंसर प्रॉपर दे दिए। तो बहरहाल ये आपका सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर लें, अदरवाइज मैं आपके सेक्शन डी के अंदर एक आखिरी न्यूमेरिकल जो पीछे रह गया था वो डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल्दो यही चीज है, बस इसको उल्टा कर दें, तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद में सेकंड न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ, यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन। चले अब आ जाए अपने लास्ट न्यूमेरिकल पे, और लास्ट न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। आपसे यहाँ पर कहा हुआ है सेक्शन डी में जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज होती है हर चैप्टर के एंड में, एक्सरसाइज के अंदर आखिरी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल्स का, उसमें कहा है द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन इज गिवन, और वो वैल्यू आपको 1 × 10 की पावर -4 गिवन है। KC की वैल्यू गिवन है, आपको गिवन रिएक्शन जो अभी इससे पहले न्यूमेरिकल करवाया उसी को उल्टा कर दें, तो वही आपका रिएक्शन है। एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ये जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें ये सब मौजूद है,
हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सब की मोलर कंसंट्रेशन आपने निकाल ली। तो आपको वैल्यू बताई हुई है, हाइड्रोजन आयोडाइड की है 2 × 10⁻⁵। सिमिलरली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताई हुई है 1 × 10⁻⁵। आयोडीन की भी उसी तरीके से सेम वही आ रही है। यहाँ पर आप मोल पर लीटर बोलें या मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोलें, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब दोनों एक ही है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ये सारी चीजें आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम तो खैर नहीं, कंसंट्रेशन गिवन है। फर्दर आगे आपसे क्या है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सिर्फ आपसे एक चीज बोली है, डायरेक्शन निकाल के बताएं रिएक्शन की। आपसे ये नहीं कहा रिएक्शन कोशेंट निकालें, लेकिन अगर डायरेक्शन ही निकालनी है तो उसके लिए रिएक्शन कोशेंट पता होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पहले से बताया हुआ है। अगर तो कहा जाता है ये सारी आपकी जो कंसंट्रेशन है ये एट इक्विलिब्रियम पे निकाली है, तो आप उस वक्त केसी की वैल्यू निकालते। बेशक आप सारा काम करते हैं, हेडिंग वगैरह सब डाल दें रिएक्शन कोशेंट की, लेकिन जब भी एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन होंगी, आंसर हमेशा केसी का ही आएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्योंकि वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पर कहा है एट एनी टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ये कंसंट्रेशन गिवन है, डायरेक्शन निकालें। सवाल जिस तरह इससे पहले करवाया सेम ये भी वही है, सब कुछ डाटा एज इट इज वैसे ही उतारना है आपने जैसे पीछे वाले सवाल में किया। इक्वेशन आपके पास क्योंकि चेंज हो गई, लेकिन इक्वेशन वही है, इक्वेशन को बस घुमा के उलट दें, वही इक्वेशन बन गई। पहले आप हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, अब आप हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन कोशेंट निकालने के लिए जाहिर है फॉर्मूला वही है, लेकिन अब यहाँ पर ये क्योंकि प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट में 2 मोल्स है तो पावर 2 हो जाएगी। आगे आपने वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ये सारी गिवन है। सिमिलरली आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की भी कंसंट्रेशन गिवन है। पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करें, फिर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करें, फिर उन दोनों को आपस में डिवाइड करें। फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पर आ रहा है 1/4। क्योंकि केसी जो कंपेयर करवाने वो पॉइंट्स में है, तो इसलिए 1/4 को भी पॉइंट में आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो फ्रैक्शन से हटा के डेसिमल में किया आपने, 1/4 होता है 0.25। जब आप यहाँ पर कंपेयर करवाएंगे क्यूसी और केसी को, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो अंदाजा होगा कि आपकी डायरेक्शन आइदर फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो जो रिजल्ट आपने इससे पहले लिखा था उसी के अंदर मैंने यहाँ पर हेडिंग थोड़ा नीचे कर दी है। बहरहाल सारा काम वही है, आपका केसी छोटा है एज कंपेयर टू क्यूसी, यानी कि क्यूसी की वैल्यू बड़ी है, केसी की वैल्यू छोटी है। और जब भी ये कंडीशन आती है, तो आपने कल की क्लास में सीखा था कि जब भी क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी क्यूसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अब जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो उसको कम करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए वो क्या करेगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएगा। आप देख रहे हैं कि आगे ट्रैफिक जैम हो गया है, एक जगह है वहां पर आप गाड़ी में या मोटरसाइकिल में गए, चले मोटरसाइकिल में तो रिवर्स गियर नहीं होता, रक्शे पे गए, आपके पास अब उधर ट्रैफिक जैम हो गया, तो क्या करेंगे? अगर पीछे खाली जगह है तो रिवर्स करके पीछे आ जाएंगे। आगे आपको नजर आ रहा है बारिश हुई है, तालाब बना हुआ है, गाड़ियां आगे नहीं जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे? पीछे देख रहे हैं खाली जगह है, सारी गाड़ियां रिवर्स करके पीछे आएंगी, बजाय के वहां से यू टर्न लेके वापस पीछे आए। तो रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स रिएक्शन भी वैसी होगा। अब मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास प्रोडक्ट बढ़ गया है, वही एग्जाम्पल दिमाग में रखनी है कि 2 ग्लास है आपके पास, यहाँ पर दोनों ग्लास को आपस में सुराख करके ज्वाइन किया हुआ है। अब दोनों का पहले लेवल बराबर था, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर मैं प्रोडक्ट और डाल दूं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और बढ़ा दूं, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ से ट्रेवल करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट तब अचीव होगी जब दोनों एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएंगे, यानी दोनों का लेवल एक जितना होगा। तो
तो ये सिंपल सा इक्विलिब्रियम होता है। ये आप एग्जांपल घर पे भी आराम से कर सकते हैं। दो ग्लास या दो बॉटल्स आपस में ज्वाइन कर लें किसी स्ट्रॉ से या कोई भी ट्यूब डाल के, और फिर उसके बाद उन दोनों बॉटल्स का लिक्विड का लेवल बैलेंस करने की कोशिश करें। तो जब आप बैलेंस करेंगे तो दोनों एक ही लेवल पे आके बैलेंस होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बॉटल आपके ज्यादा वॉल्यूम रखेगी, ज्यादा ऊपर पानी आ जाएगा, और दूसरे की हाइट नीचे होगी। तो आपका जिस तरह वहां पर कॉन्सेप्ट है, जो चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज की तरफ वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट शिफ्ट करेगा इनटू रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्यूसी की वैल्यू इज ग्रेटर देन केसी, तो ये कंडीशन आपने लास्ट क्लास में सीखी है। और इस कंडीशन में आपका रिएक्शन होता है बैकवर्ड रिएक्शन। इसको आप रिवर्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है बैकवर्ड रिएक्शन लिखें या रिवर्स रिएक्शन लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल है। बहरहाल ये आपका न्यूमेरिकल था लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद आपकी सिंपल सी कॉन्सेप्ट डायग्राम है। वो कॉन्सेप्ट डायग्राम आपकी किताब में बनी है, मेरे पास बोर्ड खाली नहीं है, वरना मैं बनाया था, अपनी किताब में देख लें। तो आपके कॉन्सेप्ट डायग्राम का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ पर आप एक मैप बना देते हैं। जब आपको ये पूरी किताब अच्छे से याद होगी, अभी हम पढ़ने के तरीके के ऊपर भी बात करने वाले हैं, जब आपको पूरी किताब अच्छे से याद होगी तो फिर उसके बाद आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट मैप को देख लें, आपके दिमाग में पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखा कि कोई भी रिएक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं होता, रिएक्टेंट को लाजमी है, उसके ऊपर फर्ज है कन्वर्ट होना इनटू प्रोडक्ट। आपके घर पे आपकी अम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, तो उन्होंने अगर खाना पकाने रखा है तो उस खाने पकाने के बाद उसने वो पकने के बाद वापस सब्जी दोबारा नहीं कन्वर्ट हो जानी। गोश्त आप बना रहे, गोश्त वापस गाय नहीं बन जाएगा या बकरी नहीं बन जाएगा। जो पक गया है, जो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया, इट इज इररिवर्सिबल। तो यहाँ पर इररिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होंगे, ये रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, यानी प्रोडक्ट मिलेगा साथ ही साथ रिएक्टेंट भी मिलेगा। तो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये कंप्लीट एक तो नहीं होते, और दूसरा इनके अंदर दोनों तरफ डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। फिर इसके बाद आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर चीज सीखी कि आपका इक्विलिब्रियम जब अचीव हो रहा है तो उस इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ कांस्टेंट टर्म्स आती हैं जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ही साथ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो अभी आपने काम किया, कि आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है। ये प्रिडिक्शन के लिए आपने सबसे पहले, मैं थोड़ा आगे चले गया हूँ, कॉन्सेप्ट डायग्राम पे वापस आ जाते हैं। तो बहरहाल आपके पास जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर एक आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक आपने एक पूरी एक्सप्रेशन ड्राइव की जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम में आपने ये सीखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वो पूरी हमने डायग्राम बनाई थी, वो ग्राफ अगर याद हो तो ग्राफ हमने बना के देखा था कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों रिएक्शन के रेट बराबर है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम के अंदर फिर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ से आया, लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने जाहिर है दोनों को रिलेट किया इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, फिर आपकी वैल्यू आ गई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने निकाल लिया कि रेशो है एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। फिर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन जब पढ़ लिया तो उसके बाद आपने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशन ऑफ केसी देखी। फिर उसके बाद आपने जब ये सारी चीजें देख ली, इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ ली, तो उसके बाद आपने सीखा कि इंपॉर्टेंस के अंदर दो चीजें आ गई, एक डायरेक्शन और दूसरा एक्सटेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी सीखा, और फिर उसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी सीखा। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में आपने तीन चीजें पढ़ी, QC इज इक्वल टू KC, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। QC इज लेस देन KC, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और यहाँ लिखा हुआ भी है QC इज ग्रेटर देन KC, तो बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन होगा। साथ ही साथ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपने सीखा कि अगर मेरे KC की वैल्यू छोटी है तो क्या होगा, KC की वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा। अगर KC की वैल्यू छोटी है तो आपके पास रिएक्शन
प्रोसीड ही नहीं होता। Kc की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन फौरन से प्रोसीड होगा, फौरन प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मॉडरेट वैल्यू है, ना बड़ी है ना छोटी है, तो आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होगा। इक्विलिब्रियम तो खैर उससे पहले भी होगा, लेकिन आपके पास कंप्लीशन के ऊपर अगर बात करें तो आपकी एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बैकवर्ड क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ये रिएक्शन हो भी गया है तो ये जल्द अज जल्द इधर वापस हाइड्रोजन आयोडाइड बना के देंगे। लास्ट मुझे याद है मैंने आपको फ्लोरीन के बारे में बताया था। इवन आप ऑक्सीजन ले लें तो ऑक्सीजन आपका इस वक्त एटमॉस्फेयर में मौजूद है, आप इससे ज़ाहिर इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं उससे, तो ऑक्सीजन वापस आपका एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं बनता। इस वक्त आप क्लास के अंदर सारे के सारे सांस ले ही रहे हैं, ज़ाहिर जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में इनहेल कर रहे हैं, ना कि एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में अगर इनहेल कर लिया तो हमारे अंदर धमाके होना शुरू हो जाएंगे, इतना ज्यादा एनर्जेटिक होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन कभी भी इस तरीके से एटमॉस्फेयर में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेगा। ऑल्दो हो सकता है कि कुछ एक दो एटम्स बन जाएं लाखों करोड़ों अरबों खरबों में से। तो यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये रिएक्शन होगा ही। तो इस तरीके से आपने ये चीजें लास्ट क्लास तक थ्योरेटिकल पोर्शन सारा हमने कवर किया है, और जितना भी काम आपका थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल सारा का सारा इस चैप्टर का आज कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ पर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम से रेलिवेंट जितनी बातें आपकी किताब ने आपसे कहा पढ़नी है वो सारी बातें मैंने पढ़ा दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जितने भी टेस्ट योरसेल्फ या डू यू नो लिखा हुआ है उसको समझना है। ऑल्दो क्लास में अगर आपने तवज्जो से लेक्चर अटेंड किया तो सारी बातें जो इधर लिखी वो आपको मैं कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूँ। प्लस आप लोगों ने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब ये सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके जिस तरह हर साल करता हूँ आप लोगों के इस दफा भी एक ही साथ सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, अब वो जितने भी दिन में कंप्लीट हो। तो एमसीक्यूज तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन सेक्शन बी सेक्शन सी की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन जो आपकी किताब के एंड में गिवन है साथ साथ सॉल्व भी करते जाएं। तो बहरहाल यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी भी कंफ्यूजन है इस चैप्टर में तो डिस्कस कर लें।